अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टडी के लिए तैयार हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयनिक पोटेंशियल भाग। और मैं अशोक कुमार जहांगीर, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। तो देखते हैं हम आयनन विभव। आयनन विभव की पहले हम बात कर लेते हैं, इसका ब्रीफ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है आयनन विभव? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो इसके बारे में देखें, परिभाषा देख लेते हैं। किसी परमाणु कैसा है? उदासीन हो सकता है, गैसीय अवस्था हो सकता है। आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, गैसीय अवस्था वहाँ पर नोटिस की थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम? आयनन विभव। साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में ये आपको नोटिस में रखना है। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा को बोलेंगे आयनिक पोटेंशियल या आयनन विभव। अब वो ऊर्जा कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी? देखो, नाभिक के आकर्षण बल से दूर ले जाना है इलेक्ट्रॉन को। यदि नाभिक के आकर्षण में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है, तो वो ऊर्जा हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आयनन विभव के मान बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से निष्कासित करने के लिए दी गई ऊर्जा आईपी कहलाती है। आईपी मतलब आयनन विभव कहलाता है। तो एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए दी जाती है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए दी जाती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है तो आईपी फर्स्ट, दो हो रहे हैं तो आईपी सेकंड और आईपी थर्ड, इस तरह हम लेते जाएंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। जैसे कोई परमाणु ए कोई एटम है और इस एटम से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना है। तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है? एनर्जी देनी पड़ रही है। एनर्जी यहाँ पर दी गई है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे तो ए जो परमाणु है किस में बदल जाएगा? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है, निष्कासित होता है, तो उसी के अनुसार उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे हम कर रहे हैं -1 इलेक्ट्रॉन। ए कोई परमाणु है, ए कोई एटम है, एनर्जी दी जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। कौन सी फॉर्म में चला गया है? A+, और ये हो गया धनायन। कुल मिलाकर जो ऊर्जा दी गई, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? आईपी। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उसे हम आईपी या आयनन विभव कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ए परमाणु है, ए परमाणु को एनर्जी दी गई, एनर्जी ग्रहण करने के बाद, एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए और कौन सी स्थिति में आ गए? ए पॉजिटिव में। हम इसको दूसरी तरफ लिख सकते हैं, जैसे ए परमाणु है,
और IP ऊर्जा दी गई है A पॉजिटिव, और यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज कर दी। चाहे तो हम तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं और चाहे हम इधर प्लस करके भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब देखते हैं IP की बात हमने कर ली है, तो IP की बात आयनन विभव, दोबारा बोल देता हूँ, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम आयनन विभव बोलते हैं, या आयनन ऊर्जा कहते हैं, या आयनिक पोटेंशियल इसे कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, चूँकि हम पढ़ रहे हैं 3D श्रेणी के तत्वों के करैक्टर्स, या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के करैक्टर्स। तो क्या होता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर जो Na बढ़ेगा Z के साथ, उससे उसकी साइज घट जाएगी, और आकार कम होने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबलता के साथ जुड़े रहेंगे आकर्षण के रूप में। अब उस आकर्षण बल को भेजने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़े तो IP के मान वहाँ पर बढ़ जाएंगे, लेकिन 3D श्रेणी में ये ज़्यादा मान दृष्टिगोचर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हमने एक अध्ययन किया था और वो था शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव के कारण यहाँ पर आयनिक रेडियस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो IP के मानों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम देख सकते हैं 3D श्रेणी में L2R मतलब बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर सामान्यतः IP के मान IP के मानों में वृद्धि होती है। सामान्यतः IP के मानों में वृद्धि होती है, लेकिन यह ज़्यादा दृष्टिगोचर नहीं होती। अर्थात 3D श्रेणी में IP के मानों में अधिक भिन्नता नहीं होती। अधिक भिन्नता नहीं होती है, और कारण इसका है शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। तो हम देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर L2R जाने पर क्या होगा, L2R जाने पर IP, वही बात Z इंक्रीज होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ेगा, NAF, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल के मानों में क्रम से वृद्धि होगी। और ध्यान देना, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो उसी दौरान क्या होगा, एटॉमिक रेडियस के मानों में कमी होगी। एटॉमिक रेडियस के मानों में कमी होगी तो फिर क्या होगा, साइज, एटॉमिक साइज भी, आकार भी उसका घट जाएगा। और आकार जब घटता है, आकार कम होता है, तो नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, और नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो अर्थात हम कह सकते हैं IP के मान में वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं IP के मान, वैल्यू ऑफ IP
क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करें। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के मान में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक के मान में वृद्धि होती है, उसी दौरान NAF न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। तो उसी दौरान क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घट जाएगी। एटॉमिक रेडियस घटने के साथ साथ जब रेडियस घट रही है तो साइज के मानों में उसी दौरान कमी देखने को मिलेगी। और जब साइज घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी, साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन नज़दीकी से जुड़ेगा, बहुत आकर्षण के साथ जुड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब वो एनर्जी क्या है, वो ये एनर्जी तो है IP, और एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो IP के मान बढ़ जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये हम बात कर लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया अपना। अब हम बात करते हैं अगले बात की। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन से हम पहले देख लेते हैं। IP फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकाला था IP फर्स्ट। अब IP फर्स्ट के बाद क्या हो जाता है, IP सेकंड और IP थर्ड। तो आयनन विभव के मानों में क्रम से वृद्धि, क्या लिख देंगे, IP का बढ़ता क्रम, क्या हो जाएगा, IP का बढ़ता क्रम, IP का बढ़ता क्रम। ठीक है, IP फर्स्ट का मान, IP सेकंड का मान और IP थर्ड का मान आप देख रहे हैं। इधर से बाएं से दाएं जाने पर IP फर्स्ट से लेकर IP थर्ड के मान में वृद्धि होती जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देख लेना, जैसे हम A के बाद कोई इलेक्ट्रॉन निकाला हमने -1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमने IP फर्स्ट दिया, A ने इलेक्ट्रॉन दिया तो A कौन सी अवस्था में आ गया, प्लस में। अब इस प्लस से इलेक्ट्रॉन दें, प्लस से क्या इलेक्ट्रॉन दें, प्लस से इलेक्ट्रॉन और निकालें। प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्यों, इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निकला है तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ा है, क्योंकि प्रोटॉन तो वो की वही रहे, इलेक्ट्रॉन में कमी आई है। कमी किस में आई है, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू में कमी आई है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या वो की वही है। कुल मिलाकर NAF के मान बढ़ते हैं, और NAF के मान बढ़ेंगे तो ये आकार और छोटा हो जाएगा, इसलिए A की तुलना में A+ की साइज़ कम होती है। और ध्यान देना, साइज घटेगी तो IP के मान बढ़ेंगे। अब A+ के बाद इसको इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, -1 इलेक्ट्रॉन और करो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें IP सेकंड देना पड़ेगा। IP सेकंड देना पड़ेगा तो IP फर्स्ट की तुलना में IP सेकंड के मान ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब कौन सी अवस्था में आ जाएगा, A++, या हम लिख सकते हैं A+2। अब गौर करना, आप A की तुलना में A+ की साइज और कम और A+2 की साइज और कम हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों समान थे, ये न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन घट गए तो कौन सी बढ़ी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, और नाभिक के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार घट जाएंगे, और आकार घट जाएंगे तो IP के मान बढ़ जाएंगे। इसी तरह से A+ से फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे हम IP सेकंड। क्या बोलेंगे उसे, IP सेकंड, इस एनर्जी को। अब A+ की और A+2 की बात करें तो A+ में एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल चुका है, अब इससे और इलेक्ट्रॉन निकालें तो इससे और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका आकार और कम हो गया, इसका नाभिकीय आकर्षण बल और ज़्यादा हो गया, और नाभिकीय आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। हम कह सकते हैं IP फर्स्ट की तुलना में IP सेकंड के मान ज़्यादा होते हैं, और IP सेकंड की तुलना में IP थर्ड के मान ज़्यादा होते हैं। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड, लिख लीजिए सभी, इसको बता लीजिए भाई। अब ये तो हमने जनरली बात की है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसमें, लेकिन अब इसके आधार पर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप,
क्रोमियम के IP सेकंड का मान, क्रोमियम के IP सेकंड का मान वेनेडियम तथा मैग्नीज, वेनेडियम तथा मैग्नीज के IP सेकंड के मानों से अधिक होते हैं क्यों? ये क्वेश्चन अपने बन गया। इसका आंसर देखें। पहले क्वेश्चन को ही फोकस कर लें थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्रोमियम, एक तो एलिमेंट कौन सा है? क्रोमियम, दूसरा कौन सा? वेनेडियम, तीसरा है मैग्नीज, के IP सेकंड के मानों से अधिक होते हैं क्यों? क्यों इनके मानों से अधिक होते हैं? मतलब क्रोमियम का मान ज़्यादा क्यों है? क्रोमियम का IP फर्स्ट नहीं, IP सेकंड के मान ज़्यादा क्यों हैं? इस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का मान क्रोमियम का ज़्यादा होता है IP और मैग्नीज और वेनेडियम का कम है, ऐसा क्यों? तो देख लेते हैं हम। एक तो हमारे पास है क्रोमियम, दूसरा कौन हो गया भाई? वेनेडियम, और तीसरा है मैग्नीज। तीनों का हमने टेबुलेशन कर लिया इनका। कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह आसान हो जाएगा तरीका आपको समझाने के लिए। तो क्रोमियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 एटम नंबर है इसका। तो देख लेते हैं। आर्गन 4s1 और 3d5। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d5 होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ-बोर रूल का उल्लंघन करता है। इसका भी कारण है, दोनों हाफ फील्ड, S में आधा और D में भी आधा। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाँ भाई, कितना होता है? हाँ भाई, नहीं, शायद 23 है। वेनेडियम, आर्गन 4s2 23 में 18 ही हो गए, और 2 20 और 3d 3, कितना हो गया? 23, सही है। 18 2 20 और 3 23, ठीक है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आर्गन 4s2 और 3d5। 18 2 20 और 5 25। अब गौर करने वाली बात क्या है? क्रोमियम उदासीन है। एक महत्वपूर्ण जो बात मैं बता देता हूँ आपको, वो महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाते हैं तो पहले आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। आउटर सेल का मतलब ये है, यहाँ पर D और S है, तो इसका आउटर सेल है अपन S वाला। तो इलेक्ट्रॉन किससे निष्कासित होंगे? S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किया जाएगा। तो S का इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा? D का। पहले आउटर वाले का, उसके बाद आंतरिक वाले। D यहाँ पर आंतरिक ऑर्बिटल हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले S P से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यदि P है तो, फिर उसके बाद D से जाएंगे, उसके बाद F से। ये सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का। तो उदासीन है क्रोमियम। यहाँ पर क्रोमियम से क्या करना है हमें? एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना है। इसके लिए क्या दे रहे हैं हम? इसके लिए एक ऊर्जा दी गई है, उसका नाम है IP फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन निकालने की जो ऊर्जा दी गई है उसका नाम है IP फर्स्ट, आयनन विभव प्रथम।
क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है तो क्रोमियम कौन सी अवस्था में आ जाएगा? +1, Cr+1। अब गौर करना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन 24 नहीं है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 24 नहीं है, 23 रह गए। और प्रोटॉन कितने थे पहले? यहाँ पर प्रोटॉन भी यहाँ पर 24 थे, अब प्रोटॉन भी यहाँ पर 24 है, इस समय भी 24 है। अब आप गौर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई लेकिन प्रोटॉन की संख्या वो क्यों रही? इसका मतलब प्रोटॉन अपने आप ही एक बढ़ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरें हम तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 और 4s 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? 4s से। अब ये कैसा है? अर्धपूरित विन्यास, और ये क्या होता है? स्थायी विन्यास। अर्धपूरित विन्यास कैसा विन्यास है? स्थायी विन्यास। अब इस विन्यास से अब Cr+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तब जाके किसका नंबर आएगा? Ip2 का मान। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो ये ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। इधर देख लेते हैं वेनेडियम के Ip1 का मान देखें हम। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 23। प्रोटॉन कितने? 23। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, Ip1 का मान -1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? B+। के बाद इलेक्ट्रॉन कितने? वो कि वही 23 में से गया 22। प्रोटॉन कितने रह गए? 23। मतलब प्रोटॉन या न्यूक्लियस चार्ज तो बढ़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज घट गया यहाँ पर। इसका कितना हो जाएगा? आर्गन और 4s1 और 3d3। अब भी यहाँ पर कितना चार्ज हो गया भाई? अब भी यहाँ पर s में इलेक्ट्रॉन और है, तो अब आसानी से हम Ip2 द्वारा एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा तो आ जाएगा B+2 में। तो B+2 का क्या हो जाएगा? B+2 के पास इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 21, और ये हो जाएगा आर्गन 3d3 और 4s0। तो आप देख सकते हैं क्रोमियम की तुलना में वेनेडियम से इलेक्ट्रॉन निष्कासन बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा थी क्रोमियम के हाफ फील्ड की। अब इसी तरह मैग्नीज का देख लेते हैं। मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25, और प्रोटॉन कितने? वही 25। इसको Ip1 के बारे में बात करें, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है Ip1, तो मैग्नीज कितना हो जाएगा? Mn+ में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पर? 24, और प्रोटॉन कितने हैं? वही 25। नाभिक चार्ज तो बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज घट रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 4s1 3d5। अब देखो यहाँ पर 4s1 अस्थायी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं, और इसका मतलब Ip2 के बाद क्या हो जाएगा? Mn+2, और Mn+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा आर्गन 4s तो पूरा ख़त्म, और 3d5 4s0। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया Ip1 के द्वारा, तो उसके बाद क्रोमियम में क्या 3d5 विन्यास हो गया, और 3d5 एक हाफ फील्ड विन्यास है, ज़्यादा स्थायी होता है, और मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका Ip2 का मान बहुत ज़्यादा होगा। और वेनेडियम के Ip2 और मैग्नीज के Ip2 के मान क्रोमियम की तुलना में कम होते हैं। तो ये आपने देखा, इस क्वेश्चन का और डिस्क्रिप्टिव कल करवाया जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।